अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है लेक्चर नंबर 9 किया था। अब हम 10 करेंगे, लेकिन अब हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट करने की खास वजह ये भी है, एक तो ये बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला है, समझने वाला है, और ये आपको ज़्यादातर आता ही हो, क्योंकि ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हम 8-7 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं ज़्यादा कोशिश यही करूँगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको वाइंड अप करूँगा, और इसके आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं विद क्वेश्चन आंसर, विद एमसीक्यूज, ठीक है, एक्सरसाइजेस, ये तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को हम लोग अगर प्रीवियस बुक में बात करें तो प्रीवियस बुक के अंदर इसको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के नाम से इसका रखा गया था नाम। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर भी इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 1-2 आपका कवर किया गया है, अगर देखा जाए तो ओल्ड बुक का। ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, हमारी यहाँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है कि लोग ये बोलते हैं कि कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग वो एक समझी हुई हमने, या तो बोल सकते हो रटी हुई है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकल मशीन दैट टेक डेटा फ्रॉम अस एंड प्रोसेसर्स केस एंड आउटपुट देता। इसको समझने की नहीं कोशिश करते। कंप्यूटर जो है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो हमसे कोई डेटा, डेटा क्या होता है, डेटा इज अ सिंगल क्वांटिटी और इंफॉर्मेशन इज अ गैदरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात करता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि मेरा, जैसे मैंने एक जगह पे मेरा नाम रखा हुआ है हमजा। अब मैं अगर खाली उसके अंदर, अगर मेरे पास एक फॉर्म है जिसको मैंने फिल किया, उसमें मैंने अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब डाला, तो ये इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं इसमें से खाली एक चीज लूँ, जैसे मेरा नाम जो है वो मैं अगर लूंगा, तो वो मैं क्या कहूँगा, वो मेरा एज अ डेटा के तौर पे काम में आएगा। ठीक है, तो ये आप कंप्यूटर की डेफिनेशन ये होती है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो हमसे डेटा लेती है। ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शन लेती है, उसको प्रोसेस करती है, और हमें एक एक्यूरेट एफिशिएंट वे के अंदर रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आप लोग अब ये देखिए, कंप्यूटर की कोई डेफिनेशन बोलेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब इसमें सबसे पहले जो आता है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपके लिए हम बात कर सकते हैं कि ये वाला एमसीक्यूज के हिसाब से टॉपिक से इम्पोर्टेंट है। ये पुरानी बुक से लिया गया है, तो इसके अंदर एमसीक्यूज मैक्सिमम मिल सकते हैं। इससे क्वेश्चन आंसर की आई डोंट थिंक उम्मीद है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम बात करते हैं कोई बहुत बड़ा तब्दीली आई होती है, तो उसको हम एवोल्यूशन। अब देखिए, जैसे यहाँ पे उन्होंने डार्क एज, मिडिल एज, मॉडर्न एज रखा है, 3 एजेस हैं। ठीक है, डार्क एज, मिडिल एज, मॉडर्न एज। मॉडर्न अभी चलिए। डार्क एज तब की बोलते हैं जब शुरुआत हुई थी, जब इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं थी वर्ड, जब मैकेनिकल चीजें थी। मैकेनिकल वो होती है जो गियर या फिर मशीनरीज को एक दूसरे की एफर्ट्स के जरिए काम करवाती है, तो मैकेनिकल एरा था उस दौर के अंदर। ठीक है, अब मैकेनिकल एरा के अंदर एबागस आता है। एबागस अभी भी यूज में आता है, जापान से आया। नेपियर बोन आया, स्लाइड रूलर, ये सब कुछ आया। ये सब अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसके अंदर इतना कोई पढ़ने के लिए नहीं है, 40 बेबीज इंजन। अच्छा, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग ये जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है सर एलन ट्यूरिंग है। ये भी बहुत सी जगहों पे मैंने, हमारी बुक्स के अंदर मैंने देखा, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर में भी 40 भी लिख देते हैं, 40 भी नहीं है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सर एलन ट्यूरिंग है। अब देखिए, हम लोग पहले जनरेशन पर, अब जनरेशन में क्या आता है। देखिए, जनरेशन हम बोलते हैं, अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, हमारे से आगे आने वाली जनरेशन की बात करें, तो एक गैप होता है। पहले की जनरेशन कुछ और थी, जैसे हमारे, हम पेरेंट्स की बात करें, उस जनरेशन में कुछ और था, अब की जनरेशन में कुछ और है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर को भी उन्होंने 5 डिफरेंट जनरेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आप लोगों के वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी मेन कंपोनेंट पर। मेन कंपोनेंट याद रखिए, वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, और उस दौर के कंप्यूटर के अंदर आपका ऑन ऑफ का फंक्शन था ओनली, कि ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा।
और उस दौर के अंदर लो लेवल लैंग्वेज थी। सही है। अब आगे उस दौर के अंदर मार्क वन बहुत बड़ा एक कंप्यूटर था। अगर मैं दिखा सकूं तो दिखा देता हूँ आपको। मार्क वन एक रूम के बराबर, रूम की कैपेसिटी लेने वाला कंप्यूटर था। काफी बड़ा कंप्यूटर था। हम लोग देख देते हैं अभी इसको। मार्क वन कंप्यूटर, देखें कितना बड़ा कंप्यूटर था ये। अपने वक्त के अंदर अगर मैं बात ये करूं तो ये इतना बड़ा कंप्यूटर था। ठीक है। और इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी। अब आगे चलते हैं तो सेकंड जनरेशन आ रही थी। सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स ने जगह ले ली थी। ट्रांजिस्टर्स ऐसे होते हैं, छोटे हो जाते हैं, हमने आजकल की भी सर्किट्स में देखे होंगे। अच्छा, इस दौर के अंदर असेंबली लैंग्वेज डेवलप्ड हो चुकी थी। ठीक है। और आपके इस दौर के कंप्यूटर एज कम्पेयर टू पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते थे। इस दौर के कंप्यूटर थोड़े छोटे थे उससे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हो चुका था, असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। ठीक है। लेकिन प्रॉपर आप बोल सकते हैं ओएस नहीं इसके लिए वो मॉडल हुआ था। फिर थर्ड जनरेशन आई। अच्छा, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आए आप लोगों के। एक बेहतर हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल आ गई थी। फिर उसके बाद आप लोगों को एक्सपेंसिव नहीं था। फिर इस दौर के अंदर ही अगर हम बात करें तो आपका कीबोर्ड, माउस, ये सब कुछ इन्वेंट हो गया था। ठीक है। फिर आपकी आई थी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर आप लोगों के माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे। डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर इन्वेंट हो चुकी थी कि आप सी आ गई, जावा आ गई, सी प्लस प्लस आ गई। अभी की हॉट टॉप की लैंग्वेजेस आपकी तब डेवलप हो गई थी। ठीक है। अच्छा, रैम रोम आ गई थी। और थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड माउस तो हो गए थे। इस जनरेशन के अंदर एक इन्वेंशन हुई थी जो शायद आपकी बुक में भी बताया गया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनेट भी इन्वेंट हो गया था। सही है। फिर आई थी फिफ्थ जनरेशन जो अभी तक चल रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं हम किसी को अपने पास से सोचने की सलाहियत दे देना। हम मशीन को सोचने की सलाहियत, रोबोटिक्स इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। आप आगे इन फ्यूचर अगर आपको रोबोट्स में शौक है तो आप एआई को बहुत ज़्यादा शौक से पढ़ेंगे। और पाइथन भी, अगर आपको पाइथन इसकी बेस है अगर देखा जाए तो। ठीक है। और पूरी दुनिया इस टाइम पे एआई के ऊपर ही पागल हुई है अगर हम देखें तो। अच्छा, फिर आप लोगों की क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आते हैं। अब कंप्यूटर की ये क्लासिफिकेशन थोड़े दिमाग की है, ये जरा एक दफा गौर से जरूर देख लिएगा। इसके अंदर बच्चा कंफ्यूजन हो जाती है उसको कि कहाँ पे मुझे जाना चाहिए। ठीक है, किसके बारे में क्या लिखना चाहिए। इवन फर्स्ट ईयर तक में जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने तीन चीजों में उसको डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी और टाइप ऑफ डेटा। अगर डेटा हैंडलिंग और टेक्नोलॉजी की बात आए तो आपको एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड रखना है। और अगर साइजेस के साथ से आए तो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो रखना है। और पर्पस में आए तो जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर एक बहुत बेसिक सी ये चीज है कि अगर कंप्यूटर को अगर आप पढ़ेंगे तो गौर से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो किसी चीज से मिलके बनी है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको और एग्जांपल दूंगा बल्कि। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ओके, पहले हम एनालॉग को देखते हैं। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर डेटा कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर ले रहा होता है। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर डेटा कंटिन्यू फॉर्म के अंदर ले रहा होता है। कैसे? अगर मैं एक बात करूं एक अर्थ को, एक मशीन की या हार्ट बीट की, तो वो कैसे हमारी हार्ट बीट शो कर रही होती है? वो चलती रहती है हार्ट बीट मशीन, और वो चलती रहती है बार बार, मतलब उसके अंदर डेटा रुकता ही नहीं है। वाइल अगर डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल के अंदर हम बात करें तो वो बात कर रही थी वन और जीरो के फॉर्म में, जिसमें कंप्यूटर करता है। देखिए, डिजिटल की सबसे, एक तो एनालॉग की सबसे बड़ी पहचान ये होगी, एनालॉग कंप्यूटर जो होगा उसमें स्क्रीन इतनी नहीं होगी, स्क्रीन की यूजेज नहीं होगी। उसके अंदर मैकेनिकल एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिकल एफर्ट को मिलाया हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनिकल एफर्ट इतने ज्यादा नहीं होगी जितनी मैकेनिक्स में गियर्स के ऊपर इन सब का काम कर रहा। अगर मैं घर की नॉर्मल वॉल क्लॉक की बात करूं तो आपकी नॉर्मल जो दीवार पे लगी हुई वॉल क्लॉक होती है तो वो आपकी एनालॉग होती है। और अगर मैं बात करूं जो रेस्ट वॉच आपकी जिसके अंदर वो डिजिट्स के अंदर नंबर दिखा रहे थे तो वो डिजिटल होती है। तो वो वन जीरो की फॉर्म में कर रही थी और उसके अंदर डेटा डिस्कंटिन्यू फॉर्म में आ रहा होता है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। सही है।
हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो एनालॉग डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से नासा हो गई, इन सब के अंदर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम में आता है, ताकि स्पेस के अंदर जो काम हो सके वो सब कुछ किया जा सके। अब आता है अकॉर्डिंग टू साइजेस, आता है अकॉर्डिंग टू साइजेस के हिसाब से सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। सही है। अब सुपर कंप्यूटर को हम ऐसा समझ सकते हैं सबसे ज्यादा सुपरमैन की तरह है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। और इसकी अगर मैं एक बात बोलूं कि ये एक्सपेंसिव होता है, ओके, और इसके अंदर इसकी ऑपरेशन परफॉर्म करने की पावर बाकी सब कंप्यूटर से ज्यादा, ये मेरा ख्याल है 5 मिलियन या 5 बिलियन के करीब ऑपरेशन पर सेकंड के अंदर ये हैंडल कर रहा होता है, और इसकी बहुत ज्यादा तेज स्पीड है। लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है और काफी बड़ा भी है। फिर आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को करते थे, बहुत एक्सपेंसिव होते थे, बहुत बड़े साइजेस के अंदर होते थे। लेकिन अब इसको हम लोग भूल चुके, मतलब अब ये यूज नहीं होते। उनकी जगह मिनी कंप्यूटर्स ने ले ली, क्योंकि ये सस्ते थे, इजी टू कैरी थे, ये सब कुछ था। सही है। और ये अब ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर ये वाले काम आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हमारे पर्सनल जो लैपटॉप्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं आपके। तो आप देखो पहले कितना बड़ा कंप्यूटर था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा आ गया। आपके मोबाइल फोन से भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, क्योंकि आपके मोबाइल फोन के अंदर भी रैम, प्रोसेसर, हर चीज़ है, वो भी चलते फिरते कंप्यूटर ही है। अब आता है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस के अंदर आता है जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। अब अगर हम एक बात बोलते हैं कि जर्नली, मैं कोई बात बोलता हूँ जर्नली आम तौर पे, और स्पेशली कोई बात बोलता हूँ यार स्पेशल तौर पे, तो किसी खास वजह से। अब जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस का काम सिर्फ इतना है, जनरल पर्पस वो कंप्यूटर होते हैं जो तमाम कामों के लिए, यानी कि उसमें कैलकुलेशन भी होगी, उसमें गेमिंग भी होगा, उसमें एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज, सॉन्ग, सब कुछ आप चला सकते हैं। वाई स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो स्पेशली एक चीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हमारे घर में जो कंप्यूटर होते हैं वो जनरल पर्पस होते हैं, क्यों? उसके अंदर हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, उसके अंदर हम पेंटिंग भी कर रहे हैं, उसमें गेम भी खेल रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में मतलब क्या होता है, वो एटीएम मशीन, उसका खाली काम एक ही है कि पैसे निकाल के दे देना। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे, ठीक है? फिर कल हम लोग आगे इसकी वैल्यू और देखेंगे। 2 से 3 वीडियो के अंदर ही बस ये जो है थ्योरी बेस है, और इसके फिर मैं 2 से 3 वीडियो के बाद इसके जो है मैं आप लोगों को लेक्चर जो है इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस एमसीक्यूज भी दे दूंगा, ठीक है? मेरे पास रखे हुए हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।